तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बात करी थी विकास के नियम की, और इस वीडियो लेक्चर में हम चर्चा शुरू करेंगे विकास को प्रभावित करने वाले कारक से। और विकास के प्रभावित करने वाले कारक हमारे सिलेबस का हिस्सा है और पेपर में भी इससे संबंधित प्रश्न भी आते हैं। इसका प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला कारक होता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम है और इंग्लिश में बोलते हैं हेरिडिटी। इसका अर्थ है कि जो माता पिता व पूर्वजों के जो लक्षण थे उसका अगली पीढ़ी में संचरण होना। तो इसके संदर्भ में बोला जाता है बालक को अपने माता पिता व पूर्वजों की जो विशेषताएं जन्म या गर्भाधान के समय से प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम या आनुवांशिकता कहते हैं। और वंशानुक्रम के संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी मुख्य परिभाषाएं उसके ऊपर अपन नज़र डाल देते हैं। पहली है जेम्स ट्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतान में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। मतलब उसकी बॉडी बनावट, शारीरिक बनावट और उसकी मेंटली पावर या मेंटली विल पावर का उस बच्चे के अंदर ट्रांसफ़र हो जाना ही क्या वंशानुक्रम है। और ये डेफिनेशन है वो सीधे सीधे पूछ जाते हैं ये कौन से वैज्ञानिक की डेफिनेशन है यार, जेम्स ट्रेवर की परिभाषा इनमें से कौन सी है। तो आपको ये याद करनी है, रटनी है। सेकंड है पीटरसन के अनुसार। पीटरसन ने बोला था बालक को माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषता प्राप्त होती है उसे वंशानुक्रम कहते हैं। तो पीटरसन के अनुसार पूर्वजों से, पी से पीटरसन और पी से पूर्वजों की भी जो विशेषता बच्चे के अंदर आती है वही क्या है, वंशानुक्रम है। अब बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, माता पिता की सहायता से बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है वो अपन देखते हैं। माता के पास में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं विज्ञान के दृष्टिकोण में, और पिता के पास भी 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। लेकिन उस 23 में से 22 तो ऑटोसोमी होती हैं, अर्थात कायिक गुणसूत्र कहलाते हैं, और एक जो गुणसूत्र होता है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। वही एक लिंग गुणसूत्र इनमें डिसाइड करता है कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। वो लास्ट वाला जो लिंग गुणसूत्र है वो माता में हमेशा XX ही रहता है, अर्थात माता लिंग निर्धारण में योगदान नहीं देती। अब पिता के पास क्या कंडीशन रहती है, पिता के पास में 23वां जो गुणसूत्र हैं वो या तो XX हो सकता है या XY हो सकता है। अर्थात पिता के गुणसूत्र या पिता का जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके ऊपर ही निर्धारित होता है कि बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। जब पिता का XY गुणसूत्र माता के XX से लिंग गुणसूत्र से मिलता है तो लड़का पैदा होता है, और जब पिता का XX गुणसूत्र माता के XX गुणसूत्र से मिलता है तो लड़की होती है। और टोटल गुणसूत्र कितने हो जाएंगे, 23 ये और 23 ये, एक कोशिका के अंदर टोटल हो जाएंगे 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। जब युग्मक का निर्माण होता है 23 इसके और 23 टोटल हो जाएंगे 46 गुणसूत्र। नेक्स्ट बात करते हैं लिंग का निर्धारण पिता के द्वारा होता है, सही बात है। जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तो लड़की का जन्म, और XY मिलता है तो लड़की। गुणसूत्र में छिपे वंशानुक्रमीय कारकों को जीन्स कहते हैं। गुणसूत्र के अंदर विज्ञान के दृष्टिकोण में जीन्स होते हैं जो सारी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। पुराने सूचनाओं को बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम उन गुणसूत्रों की सहायता से होता है। जीन्स के भीतर क्या बचता है, DNA। अब जीन्स हैं जो सूचनाओं को लाने ले जाने का काम कर रहा है, उनके अंदर का कंटेंट क्या होता है तो वो DNA होता है। और ये विज्ञान का हिस्सा यहाँ पर आपको झलक रहा है। जिसके विज्ञान है उसको तो वैसे ही पता होगा। और DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक, और इसके आगे बात करते हैं हम वंशानुक्रम, हेरिडिटी या वंशानुक्रम के जो सिद्धांत हैं। कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर बहुत कार्य किया है, गहन स्टडी की है, रिसर्च की है, और उन्होंने कुछ अपने सिद्धांत दिए, उनके ऊपर भी अपन एक नज़र डाल देते हैं। सबसे पहले आता है विजमैन का जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। विजमैन एक वैज्ञानिक था, इसने बताया था कि इस सिद्धांत के अनुसार जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होता, यह पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। यही कारण है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में निरंतर गुणों का संचरण होता रहता है। मतलब जिस पीढ़ी में जनन द्रव्य वो कभी नष्ट नहीं होता, उसके लक्षण अगली पीढ़ी में जाते ही रहते हैं, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। सेकंड है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत।
सेकंड जो सिद्धांत है वो है उपार्जित गुणों के असंचरण का सिद्धांत। ये भी किसने दिया है? विजमैन ने। पहले वाले और इसमें क्या है? पहले वाले में तो जो जनिक गुण सूत्र, जनिक जो गुण थे उसका संचरण। अब की बात है उपार्जित, मतलब जिसको अर्जित किया गया है, उन गुणों का संचरण अगली पीढ़ी में नहीं होता, असंचरण का सिद्धांत है ना। तो जिस माता पिता के अंदर तो था लेकिन वो माता के पिता के अंदर तो था लेकिन वो बच्चे के अंदर नहीं। माता पिता तो डॉक्टर थे लेकिन बच्चा डॉक्टर नहीं है। थर्ड है उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। अब यही नहीं है, ये वहाँ पे असंचरण था, विजमैन ने दिया था। अब की बात करते हैं उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, और ये सिद्धांत दिया है लेमार्क ने। लेमार्क ने देखा कि जैसे जैसे पहले जो जिराफ थे उनकी गर्दन छोटी थी, समय के साथ इन्होंने बहुत उपयोग किया क्योंकि उनको पेड़ पत्तियाँ मिलने खाने को नहीं मिलती थी, मरुस्थल में रहते तो लंबी लंबी कटीली झाड़ियाँ और पेड़ों के वो प्रयास करते थे। धीरे धीरे उनकी गर्दन में ग्रोथ होती गई और अगली वाली पीढ़ियों में वही लक्षण देखने को मिले। तो इसलिए लेमार्क ने बोला कि अर्जित गुणों का भी अगली पीढ़ी में संचरण होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गाल्टन का जैव सांख्यिकी सिद्धांत। गाल्टन नामक वैज्ञानिक ने जैव सांख्यिकी सिद्धांत दिया था और उन्होंने कहा था इस सिद्धांत के अनुसार बालक में गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर के पूर्वजों से भी होता है। मतलब गाल्टन का कहना है कि माता पिता के अलावा पूर्वज के गुण भी बच्चे के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है मेंडल का सिद्धांत। मेंडल वंशानुक्रम या हेरिडिटी में बहुत ही जाने माने पहचाने वैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम जॉन ग्रेगर मेंडल था और इनका प्रयोग बहुत पहले ही फेमस रहा है विज्ञान में। और मेंडल ने जो प्रयोग किया था वो था मटर के दानों पर। वह सफ़ेद चूहों पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भिन्नता पाई जाती है। अर्थात एक ही माता पिता की दो संतानें हैं तो दोनों में अलग अलग लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। चूँकि बालकों के गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से न होकर पूर्वजों से भी होता है, इसलिए 3 नियम निकल करके आते हैं। कहते हैं कि केवल माता पिता ही नहीं, पूर्वजों के लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तो 3 नियम कौन से हैं? पहला है समानता का नियम, जैसे माता पिता वैसी संतान। मतलब पहला नियम आता है कि जैसे माता पिता वैसी संतान बन जाती है। दूसरा है भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उनसे कुछ अलग संतान। और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम, जैसे माता पिता उनके ठीक विपरीत संतान। मतलब माता पिता से के गुणों से उसका कोई लेना देना नहीं। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला था वंशानुक्रम और दूसरा जो कारक है, मुख्य कारक है, वो है वातावरण। वंशानुक्रम में तो पिछली पीढ़ी का अगली पीढ़ी में संचरण हो रहा है। अब बात करते हैं वातावरण। और यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। और वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण, जो 2 शब्दों से मिलकर बनाता है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढकने वाला या घेरने वाला। और अर्थात अपन कह सकते हैं जो कुछ भी चारों ओर से हमें घेरे हुए हैं वही क्या है? पर्यावरण है। वातावरण और पर्यावरण। अब इसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिकों ने अपनी परिभाषाएं रखी हैं और जो मुख्य और बहुत फेमस परिभाषा हैं जो पेपर के दृष्टिकोण से पूछी जाती है, उसमें पहली परिभाषा है रॉस के अनुसार। रॉस कहते हैं वातावरण में कोई बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। उचित वातावरण में बालक का स्वाभाविक विकास होता है तथा अनुचित वातावरण में विकास बाधित होता है। अगर अच्छा वातावरण है तो बालक अच्छी तरह से नेचुरली ग्रो करेगा, कोई दिक्कत नहीं। वातावरण के अंतर्गत निम्न कारक बालक को विकास को प्रभावित करते हैं। अब वातावरण किस प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करता है, एक एक करके इन कारणों को स्पष्ट किया जा रहा है। पहला कारण है पारिवारिक वातावरण। पारिवारिक मतलब परिवार में जब बच्चा रहता है तो उसके पूरे परिवार का क्या माहौल है, इसमें पहले 3-4 कैटेगरियों में इसको बताया जा रहा है। पहला, यदि परिवार की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है तो सही बात है, अगर आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, रोज मानसिक तनाव का सामना करना पड़ेगा, बच्चे को भी उसका दुष्परिणाम मिलेगा। दूसरा, माता पिता की अत्यधिक क्षमता। इसका अर्थ है कि माता पिता दोनों ही नौकरी वाले हैं और दोनों ही काम करने वाले हैं, बच्चे को पूर्ण समय नहीं दे पाते हैं और बच्चे पर अच्छा ध्यान नहीं रख पाते। तीसरा है माता पिता का पक्षपातपूर्ण व्यवहार। माता पिता देखा गया है कुछ माता पिता को क्या है, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा प्यारा लगता है तो उसको बहुत ज़्यादा समय देते हैं और किसी पर कम समय देते हैं। इसमें इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण व्यवहार से भी बच्चे का विकास में
बाधा उत्पन्न होती है। चौथा है माता पिता का असंतोषजनक वैवाहिक जीवन। अगर माता पिता का दोनों का अच्छा प्रेम विवाह नहीं है या वैवाहिक जीवन उनका अच्छा नहीं है तो उनके कारण से उनके अंदर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और तर्क वितर्क होते रहते हैं, जिसका परिणाम बच्चों पर पड़ता है। पांचवा क्या होता है, अत्यधिक नियंत्रण व अनुशासन। आवश्यकता से ज़्यादा नियंत्रण और अनुशासन भी बच्चे को अंदर दुष्प्रभाव लाता है, दब्बू प्रवृत्ति का बना देता है बच्चे को और विकार पैदा करता है अंदर। अत्यधिक नियंत्रण इसलिए कहते हैं बैलेंस में रखना चाहिए, संतुलन में रहना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम विद्यालय वातावरण। सेकंड कड़ी है वातावरण के अंदर, पहला पारिवारिक वातावरण हो गया, सेकंड बात करते हैं विद्यालय का वातावरण, क्योंकि सेकंड चरण बच्चा कहाँ जाता है, विद्यालय में। तो पहला होता है भीड़ भरी कक्षा। अगर बच्चा विद्यालय में जाता है और वहाँ पे उसको भीड़ भरी कक्षाओं में बिठाया जाता है तो बच्चे का डेवलपमेंट उचित नहीं हो पाता, क्योंकि टीचर उस पर ध्यान नहीं दे पाते और कौन बच्चा कहाँ बैठा है कोई पता नहीं चला, क्या हरकत कर रहा है कोई पता नहीं चला। दूसरा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, अर्थात पाठ्यक्रम उनका अच्छा नहीं है, पाठ्यक्रम में कुछ दोष है तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। तीसरा है अनुचित शिक्षण विधियाँ। पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छी विधियों की सहायता से नहीं पढ़ा रहा है तो भी अच्छी से बच्चे का डेवलपमेंट नहीं होता है। कुछ कठिन विषय को पहले पढ़ा दिया है जो बच्चे की मानसिक क्षमता से भी ऊपर जा रहा है, तो इस प्रकार की विधियाँ बच्चे के अंदर अच्छे परिणाम नहीं देती। चौथा है शिक्षकों द्वारा बालकों की खुली निंदा। शिक्षक अगर क्लास में बालकों को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं या फिर उनकी खुल करके निंदा कर देते हैं तो भी बच्चों का विकास में बाधा उत्पन्न होती है। बालकों को समस्यात्मक समझकर उनकी अवहेलना करना। कुछ बालक होते हैं उनको बहुत समस्यात्मक हैं, उनसे अपने पार नहीं पड़ सकते तो उनकी अवहेलना करते हैं, उनको दरकिनार करते हैं। छठा है शिक्षक का व्यक्तित्व। शिक्षक की पर्सनैलिटी कैसी है, शिक्षक का रहन सहन कैसा है, शिक्षक किस तरह से हाव भाव रखता है, किस तरह से बोलचाल रखता है, वह भी बच्चे पर वातावरण पर प्रभाव पड़ता है। सातवां है विद्यालय की भौतिक संसाधन व सहायक सामग्री। विद्यालय में भौतिक संसाधन कैसे, बच्चों को बैठने की व्यवस्था कैसी है, कोई शांत प्रिय माहौल है, अच्छी से सामग्री सारी है, कोई दिक्कत नहीं होती, ये भी बच्चों को प्रभावित करता है। तीसरा है वातावरण का तीसरा पहलू हमारे सामने है सामाजिक व सांस्कृतिक। पहला बच्चा परिवार में रहता है, दूसरा बच्चा विद्यालय में अपना समय गुजारता है और तीसरा सामाजिक व सांस्कृतिक वाला समाज में अपना समय गुजारता है। तो समाज में कौन कौन से बिंदु आते हैं, पहला आता है आस पड़ोस। उसके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, उसके पड़ोसी कैसे हैं, उसके बच्चे रह रहे हैं, वहाँ का आस पड़ोस से अच्छा मैत्रीपूर्ण संबंध है या कैसा है, वो बहुत कुछ निर्भर करता है। दूसरा है मित्र साथी। बच्चों को जिस मित्र मंडली में वो घूमता फिरता रहता है उसका प्रभाव भी उस पर सीधा सीधा पड़ता है। तीसरा है सिनेमा। आजकल घर परिवार में टीवी और ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं और बच्चा टीवी पे सिनेमा मूवियाँ देखता है तो उसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है। चौथा है पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह मतलब माता पिता के द्वारा कोई पूर्वाग्रह कर लिया जाता है कि मेरा बच्चा ऐसा होगा या फिर किसी और के संबंध में, वह भी उसके अंदर दुष्परिणाम देता है। पांचवा है सामाजिक कुरीतियाँ व अंधविश्वास। समाज में फैली हुई कुछ कुरीतियाँ व अंधविश्वास वो बच्चे को प्रभावित करती हैं, जैसे किसी के डायन होना और जो छोटी छोटी प्रथाएं हमारे यहाँ पे लोक कल्चर में चलती रहती है वो बच्चे के अंदर अलग भावना का विकास करती हैं। छठा है संस्कृति, भाषा, रहन सहन, खान पान। वहाँ की संस्कृति, कैसी भाषा बोली जाती है, कैसे रहते सहनते हैं, खान पान वहाँ का कैसा है, वहाँ भी बच्चे को वातावरण को प्रभावित करता है। अब वातावरण का चौथा घटक है मनोवैज्ञानिक वातावरण या साइकोलॉजिकल वातावरण। अब बालक की इसके अंदर 4 पॉइंट दिए गए। पहला बालक की आवश्यकताओं की पूर्ति। बालक को जितना चाहिए तुम बार उसको दे देते हो और जितना चाहिए उससे ज़्यादा दे देते हो तो भी यहाँ भी बालक के विकास के लिए दुष्परिणाम देता है। बालक को कभी देना चाहिए कभी नहीं देना चाहिए, इस तरीके की अपने को नेचर बनाना चाहिए। हर बार अगर आप आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे तो बच्चे को जिद की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है। सेकंड है प्रेरणा व प्रोत्साहन।
प्रेरणा और प्रोत्साहन कर अर्थात मोटिवेशन करना। बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया, अगर तुमने तुरंत उसको मोटिवेट कर दिया तो उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। अगर मोटिवेट को कुछ समय के पश्चात किया जाता तो उसका कोई परिणाम निकलता नहीं है। तो जिस समय जो काम होना चाहिए उसी समय पे होना चाहिए। तीसरा है पुनर्बलन। पुनर्बलन का मतलब होता है कि उसके जो काम किया है उसको बार बार प्रैक्टिस कराना। जो अच्छा काम करता है उसको बार बार बल देना, पुनर्बलन करना, जिससे उसके अंदर जो चीज़ है वो बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से डेवलप हो जाए। चौथा है निर्देशन व परामर्श। बच्चे को निर्देशित करना, क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ बैठ करके उसको से चर्चा करना, ये चीज़ें भी उसको प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल वातावरण हो गया। नेक्स्ट है भौगोलिक वातावरण। भौगोलिक वातावरण ठंडे प्रदेश में है, गर्म प्रदेश में, वहाँ का जलवायु कैसा है वो भी प्रभावित करती है। और अंतिम जो वातावरण का पहलू है वो है जनसंचार माध्यम। संचार माध्यम टेलीविज़न, पत्र पत्रिका, टेलीफोन, इंटरनेट, मोबाइल आदि आज की तारीख में यह बहुत बड़ा कारण है। इसके साथ ही आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। लगातार हमसे जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।